अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल मुर्शद में आप सबको खुशामदीद। स्क्रीन पे पहले ही आप देख रहे हैं कि जी मैंने स्टॉक मार्केट की टेक्निकल ओपन किया हुआ है, जहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज मार्केट काफ़ी बुलिश थी और मार्केट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, जिससे हमारी जो पिछले मंथ के ग्राफ थे उनको भी फर्स्ट डे के अंदर ही मार्केट ने जस्टिफाई किया है। बाकी ये तो फर्स्ट डे है, पूरा मंथ अभी बाकी है। अभी हम स्टॉक मार्केट के बारे में बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम पाकिस्तान की जो आज के करंट अफेयर्स रहे और फाइनेंशियल सेक्टर की जो न्यूज़ रही उनके ऊपर एक नज़र दोहराते हैं। उसके बाद फिर दोबारा स्टॉक मार्केट की तरफ आते हैं और डिटेल डिस्कशन करते हैं। अच्छा जी, थोड़ी बहुत एक हल्की फुल्की खुशखबरी है जी। पेट्रोल की प्राइसेस में 2 रुपये की कमी की गई है और हाई स्पीड डीजल की प्राइस में 4.79 रुपीज़ की कमी की गई है। और ये कमी की वजह ये है कि इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं उनमें कमी हुई है तकरीबन 2.5% के हिसाब से। उसी वजह से पाकिस्तान की आवाम को भी एक रिलीफ दिया गया है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस में कमी की गई। अच्छा जी, इन्फ्लेशन के हवाले से एक न्यूज़ है कि जी इन्फ्लेशन जो है नवंबर में 5 से 6% की ब्रैकेट में रहा है। और इन्फ्लेशन के हवाले से मैं एक सिंपल सा मैकेनिज़्म आपसे शेयर कर देता हूँ। आई होप आपको पता भी होगा इस चीज़ के हवाले से। इन्फ्लेशन के इर्द गिर्द ही आपकी मार्केट जो है वो घूमती है। इन्फ्लेशन को आप बिज़नेस कह लें या जो भी कह लें, इसके इर्द गिर्द ही बिज़नेस घूमता है। अब इन्फ्लेशन क्या चीज़ है कि जी इन्फ्लेशन आम लफ्ज़ों में महंगाई भी हम इस चीज़ को कहते हैं। इन्फ्लेशन अगर तो बढ़ता है, मतलब अभी 5 से 6% पे, जैसे ही इसका ग्राफ ऊपर जाता है तो आपका जो बिज़नेस है उसमें कमी आती है। तो बिज़नेस में कमी आती है तो आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो भी नीचे वाली साइड पे मूव करना शुरू हो जाती है। और जैसे ही ये रिवर्स डायरेक्शन में होता है, इसका मतलब ये है कि अगर तो आपका जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, ये आपका नीचे आता है, जैसे कि अभी सिंगल ब्रैकेट के अंदर है, तो आपकी जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है और इससे बिजनेस बढ़ेगा तो आपकी स्टॉक मार्केट भी अपवर्ड साइड में परफॉर्म करेगी। और जो कि आप देख ही रहे हैं कि मार्केट आजकल जो जिस लेवल के ऊपर परफॉर्म कर रही है वो 170 के लेवल को दोबारा अचीव करने जा रही है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें समझ लें कि शामिल हैं, जिसमें से एक इन्फ्लेशन में कमी भी है। अच्छा जी, आईएमएफ की रिपोर्ट जो कुछ दिन पहले आई थी, जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान में करप्शन जो है वो अरूज पे है। इसको पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एक नेगेटिव या क्रिटिसिज्म नहीं लेते। वो कहते हैं इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, बल्कि तेज़ी आएगी कि पाकिस्तान में जो बहुत सारी रिफॉर्म्स काफ़ी टाइम से डिले हैं उनको जल्दी से रिज़ॉल्व करने में या चेंज करने में एक बहुत मदद साबित होगी। और आने वाले जैसे दिन हैं, कुछ दिन ही बाकी रहते हैं दिसंबर के मिड के अंदर या उससे पहले ही पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से जो 1.2 बिलियन मिलना है वो भी उम्मीद है कि मिल जाएगा। तो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बाकी फाइनेंस मिनिस्टर की निस्बत, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके। और इस रिपोर्ट के ऊपर भी उन्होंने अपना एक पॉजिटिव जो ख्याल था वो अपनी पाकिस्तान की जो कौम है उसके साथ शेयर। जैसे भी पाकिस्तान और ईरान ने $4 मिलियन का एग्री फूड डील जो है वो साइन की है। और ये बेसिकली जो डील साइन हुई है ये 3 एग्रीमेंट्स के मुताबिक साइन हुई है, और इसके अंदर सी सेम सीड, राइस और मीट सेक्टर जो है वो शामिल है। पाकिस्तान और ईरान के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान और ईरान अपने तजारती ताल्लुकात जो है उसको बेहतर बना रहे हैं। जी, टैक्सेस के हवाले से मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कुछ बातें कही हैं। उनका कहना था कि जी पाकिस्तान के जो भी फॉर्मल सेक्टर्स हैं उनके हवाले से अगर कोई टैक्सेस कम करने की गुंजाइश होगी तो वो ज़रूर करेंगे। उसके अलावा ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट पे गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे फोकस कर रही है, और करंट अकाउंट जो है उनके ऊपर भी गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। इसके अलावा जुलाई से लेके अक्टूबर तक पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें 4.2% का इजाफा हुआ है, जो कि पाकिस्तान की इंटरनल जो डोमेस्टिक इकोनॉमी की ग्रोथ है उसको वाज़े करती है कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझ लें तरक्की की तरफ जा रही हैं आम लफ्ज़ों के अंदर। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की जितनी भी आप स्पीचेस देखें, इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को ऑब्वियस सी बात है इस टाइम पे हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
जितनी मुश्किलों से पाकिस्तान ऑब्वियसली गुजरता रहा है पिछले सालों के अंदर। अच्छा जी, मीट एक्सपोर्ट के हवाले से ऑब्वियसली हलाल मीट एक्सपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान ने अपने जो टारगेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं अगले 3 से 5 सालों के लिए। जो करंट पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं मलेशिया के हवाले से वो $38,000 के बराबर हैं। और पाकिस्तान जो आगे अपना प्लान बना रहा है मीट एक्सपोर्ट के हवाले से, ऑब्वियसली पाकिस्तान की मीट इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश है पाकिस्तान के अंदर। और अब इसे एक्सपोर्ट लेवल पे ख़ास तौर पे डिफरेंट जो पाकिस्तान की नेबरहुड कंपनीज़ हैं सॉरी कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है। और इसके लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है अपना, वो $200 मिलियन रखा है। अच्छा, इसके लिए इस चीज़ से हम लोगों ने क्या इवेल्युएट करना है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से। मीट रेलेवेंट जितनी कंपनी है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, ऑब्वियसली वो फूड सेक्टर के अंदर है, तो फूड सेक्टर को इसका बेनिफिट होगा, स्पेशली उन कंपनीज़ को जो कंपनी स्टॉक मार्केट में मीट जो है उनको एक्सपोर्ट करती है या मीट का काम करती है। अच्छा जी, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के डाटा पोर्टल पे ले आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TOMCL है, आज 2.30 का इजाफा हुआ है इसके अंदर, और करंट प्राइस है 54.36। ये मीट कंपनी है, पाकिस्तान की ऑर्गेनिक मीट कंपनी है, एक्सपोर्ट्स भी करती है। तो ऑब्वियसली जब इस तरह की कोई मीट इंडस्ट्री के हवाले से कोई न्यूज़ आती है जिस पे गवर्नमेंट एफर्ट कर रही होती है, तो आपने वो शेयर्स पिक करने हैं जो स्टॉक मार्केट में उस काम को लेके आगे चल रहे होते हैं। ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट उन शेयर्स के ऊपर आता ही आता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो ये एक एग्जांपल है, इस तरह की डिफरेंट कंपनीज जो हैं इस न्यूज़ के हवाले से वो आपने सर्च करनी है कि उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। लॉन्गर रन के अंदर TOMCL जो है एक अच्छी ऑप्शन है। ऑब्वियसली अभी जो हम लोग जिस लेवल के ऊपर बैठे हुए हैं मलेशिया के साथ वो है $38,000, और आने वाले जो टारगेट पाकिस्तान ने अचीव किए हैं जी वो थोड़े से ज़्यादा हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा है। $200 मिलियन की जो टारगेट्स हैं वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सेट किए हैं सिर्फ मलेशिया के साथ हलाल मीट एक्सपोर्ट करने के लिए। अच्छा जी, आज की बेसिक हमने जो फंडामेंटल लेवल के ऊपर न्यूज़ थी वो हमने स्टडी कर ली है, और अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की डाटा पोर्टल की वेबसाइट पे आ गए, जहाँ पे हम मार्केट की थोड़ी सी जो आज मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसके बारे में देखते हैं। आज के दिन मार्केट में जो इजाफा हुआ वो 1384 पॉइंट्स का हुआ, 0.83% मार्केट इंक्रीज़ आया KSE 100 में। और मार्केट में जो क्लोजिंग थी वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा, मार्केट की क्लोजिंग हमेशा आप याद रखें मैटर इसलिए करती है कि वो अपना एक अगला या पिछला मोमेंटम बनाती है ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए, कि आने वाली सिचुएशन या किस लेवल के ऊपर मार्केट जा सकती है। तो यहाँ से मार्केट का थ्रू आउट द डे जो ग्राफ है उसको देखें तो वो थ्रू आउट द डे एक सिंपली अपवर्ड ट्रेंड के अंदर जा रहा था, स्लो एंड स्टेडी समझ लें, लेकिन मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव रहा पूरे दिन के अंदर, एक बुलिश सेंटीमेंट रहा। जो वॉल्यूम रहा मार्केट में आज वो 306 मिलियन का सिर्फ KSE 100 के अंदर वॉल्यूम था। मार्केट ने अपना लो 1,66,000 का बनाया, और जो हाई बनाया वो 1,68,240 का बनाया। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए लो और हाई के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप है, और क्लोजिंग जो है ये 3 चीज़ें हैं। अच्छा, अब हम इन 3 चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं। देखिए ये एक चीज़ है, एक ये है। अच्छा, अब जो क्लोजिंग है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है अपने ऑल टाइम हाई के, ऑल टाइम हाई तो नहीं कहिए, आज का ऑल टाइम हाई जो था उसके नज़दीक थी, और इससे काफ़ी दूर थी, जो कि बुलिश मोमेंटम को दिखाती है कि मार्केट अपने नीचे वाले लेवल से दूर थी और अपने ऊपर वाले लेवल के नज़दीक थी। इसका मतलब ये है कि मार्केट आने वाले दिन के अंदर अपना बुलिश मोमेंटम सेट कर रही थी। अच्छा, इसके बाद फिर मार्केट की 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो मार्केट ने पिछले 1 साल के अंदर 65% का रिटर्न दिया है, और टिल डेट में 46% अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न मार्केट दे चुकी है। अच्छा जी, मार्केट परफॉर्मेंस पे आते हैं तो थोड़ा सा नीचे की तरफ करते हैं वेबसाइट को, और पहले नंबर पे FMEL है। पिछले काफ़ी दिनों से डाउनवर्ड भी जा रहा था, ऊपर भी जा रहा था, लेकिन ऊपर आ चुका हुआ है। 70 मिलियन का इसमें वॉल्यूम रहा, टॉप लेवल पे रहा, आल्दो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस इसके अंदर नहीं है।
अच्छा, दूसरे नंबर पे बीको रहा, तीसरे नंबर पे WTL रहा। WTL जब भी आता है मैं इसके बारे में बात ज़रूर करता हूँ। लॉन्गर रन के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप इसको बाय करने के बारे में कंसीडर कर सकते हैं। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आपने भी इसको स्टडी करना है। इसकी बाइंग रेंज जो है वो 0.5 से लेके 10 की ब्रैकेट के दरमियान है। दोबारा बता देता हूँ, इसकी बाइंग जो रेंज है वो 0.5 से 10 के दरमियान है, और जो टारगेट प्राइस एक्सपेक्टेड है जहाँ तक ये जा सकता है, ये 50 के लेवल को भी टच कर सकता है और 100 को भी कर सकता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, लेकिन आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी स्टडी करने के बाद करनी है। अच्छा जी, बाद में PTC भी टॉप परफॉर्मर के अंदर रहा, आज इसके अंदर 3.13 का इंक्रीज़ आया। बैंक ऑफ पंजाब भी टॉप परफॉर्मर में रहा, आल्दो बैंक ऑफ पंजाब अपने 6 और 10 की ब्रैकेट से उठ के काफ़ी ऊपर आ गया हुआ है, और पिछले 5 से 10 सालों में अगर देखें तो अपना ऑल टाइम हाई लगा चुका है। तो एक बार इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं ताकि समझने में आपको भी आसानी हो जाए और मुझे समझाने में भी हो जाए। 5 साल की अगर हम ब्रैकेट देखें तो आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल के अंदर इसने परफॉर्म किया है, यहाँ से 10 पे उठा और इस टाइम पे 34.42 पे गया हुआ है। 52 वीक्स की अगर रेंज देखें हम तो 8.18 से 41.54 की ब्रैकेट के दरमियान रहा है। तो बैंक ऑफ पंजाब एक बिग इंस्टीट्यूशन है, लॉन्गर रन के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसके नीचे आने के चांसेस भी हैं। अगर आप इसके नीचे वाले ग्राफ को देखें तो इसकी रेंज 8.18 है, तो मतलब ये 8 रुपये तक वापस आ सकता है, लेकिन ऊपर जाने की रेंज 100 भी हो सकती है। तो आपने इसमें या बैंक के अंदर ये इस तरह की किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने हमेशा अपना जो टारगेट रखना है वो 5 से 20 सालों का रखना है। इससे पहले इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाती, वो ट्रेडिंग कहलाती है। आपने एक दिन के लिए इन्वेस्टमेंट की, आपको प्रॉफिट हो गया, वेरी गुड, लेकिन आपको अगले दिन लॉस भी हो सकता है। कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑब्वियसली आपको उसमें भी प्रॉफिट मिलता है, लेकिन उसका मैकेनिज्म डिफरेंट है। बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद ही आप चीज़ें में इन्वेस्टमेंट करें। कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिसमें आप एक दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन असल आपको प्रॉफिट तब भी होता है जब आप लॉन्गर रन के लिए अपना एक पोर्टफोलियो जनरेट करते हैं। चलो बाकी हम जाते हैं दोबारा अपने डाटा पोर्टल की वेबसाइट के ऊपर। सभी पेज ऑलरेडी ऊपर आ चुका है और परफॉर्म कर चुका हुआ है। यहाँ पे इसकी कोई रिकमेंडेशन देना समझ में नहीं आता। SSGC परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर डेट के मामला क्लियर होते हैं तो ये भी ऊपर जा सकता है। PPL जो है ये भी आज तो परफॉर्मर में रहा, 18 मिलियन का वॉल्यूम इसमें रहा, 2.65 का इंक्रीज इसके अंदर आया। के इलेक्ट्रिक छोटा शेयर है, इसीलिए इसको बाय किया जा सकता है। इसकी बाइंग रेंज याद रखें 1 रुपये से लेके 5 रुपये की ब्रैकेट के दरमियान है। 5.62 पे भी इसको बाय किया जा सकता है, लेकिन फिर बताता चलूँ कि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया 15 से 20 साल होना ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके बाद टैली एक बड़ी ही मज़े की कंपनी है। एक तो टेली कम्युनिकेशन सेक्टर से इसका ताल्लुक़ है और टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन से। इसका 5 साल का एक ग्राफ ओपन करके आपको एक बेसिक सी चीज़ दिखाता हूँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी अच्छी रहेगी। यहाँ से अगर हम देखें तो इसने अपना पीक जो बनाया था 24 रुपीज़ के दरमियान का बनाया, ठीक है, और अब ये जो चल रहा है ये 11.47 का चल रहा है। अभी इसमें लो प्राइस अगर हम देखें तो 2.06 की रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो रेंज है वो है 2.06 और 24 अप्रोक्सीमेटली ये लगा लेते हैं। अब अगर आप 11 रुपये के ऊपर भी इसकी बाइंग करते हैं तो थोड़ा सा फंडामेंटली इतना मजबूत शेयर नहीं है, तो ये दोबारा 2 रुपये की ब्रैकेट के दरमियान आ सकता है। और अगर हाई देखें तो ये 24 पे जा चुका है, वहाँ से ये मूव करता हुआ 50 रुपीज़ की ब्रैकेट में जा सकता है, लेकिन उन लोगों को प्रॉफिट होगा जो इसमें स्लोली एंड स्पीडीली थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट प्लेस करते रहेंगे। कभी बैक करते हैं टॉप एडवांसेस में जाते हैं जी। एडवांसेस ये है,
जब भी आपने बाय परसेंटेज किसी टॉप शेयर्स को स्टडी करना है तो टॉप एडवांसेस को आप देखेंगे। इसके अंदर जो पहले नंबर पर रहा FCSC रहा 13.80% का इंक्रीज़ आया। दूसरे नंबर पे SEL, फिर जेबल है, उसके बाद STM है, TS है, और ये तमाम शेयर जो हैं आज के परसेंटेज वाइज टॉप परफॉर्मर है। अच्छा, मैं वैसे ज़्यादा फोकस जो रखता हूँ वो टॉप एक्टिव स्टॉक्स पे रखता हूँ जो बाय वॉल्यूम है, मतलब जिनका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, और इसी तरह वॉल्यूम कम होता हुआ वो टॉप एक्टिव स्टॉक्स हैं जिनके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा है। एक तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने का आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लेस कर रहे हैं, आपको कल को शेयर सेल करना है तो आपको बायर भी मिल जाता है। नहीं तो कुछ शेयर ऐसे भी हैं जिनके अंदर आपको बायर नहीं मिलता। जिस तरह अगर आप ये देखें तो ये एक एग्जांपल है कि इसके अंदर वॉल्यूम 2120 रहा है। इसी तरह अगर ASI C के अंदर अगर आपने बाइंग की हो और आपने सेल करना है तो आपको जो बायर है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आज का जो वॉल्यूम रहा है वो 545 रहा है इसे। तो ये सारी चीज़ें भी आपने देखनी है कि कौन सा साइड पोर्ट आइटम है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो लॉन्गर रन के अंदर ही आप समझ रहे हैं आपने करके छोड़ दी हुई है। अच्छा, अभी बाय डिक्लाइनर्स जो है आप ये टॉप 10 को स्टडी कर सकते हैं यहाँ पे। स्क्रॉल डाउन करें तो मार्केट वॉच पे यहाँ पे आपको वही लिस्ट शो हो जाती है जो टॉप एक्टिव स्टॉक्स के बारे में दिखाती है। और यहाँ पे 1 2 3 4 1 10 जितने भी शेयर्स हैं पार्टिकुलर स्टॉक मार्केट में आज के दिन ट्रेड किए हैं वो अपने वॉल्यूम के लिहाज से 1 to 400 तक इस लिस्ट के अंदर मौजूद है। आप इसको यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे टॉप 10 में तो नहीं, सिनर्जी थोड़ा कितने शेयर्स में आज फॉल कर रहा है, अभी 25 टॉप 25 के अंदर सिनर्जी फॉल कर रहा है। लॉन्गर रन के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है स्कोल दो नॉन कंप्लाइंट है, लेकिन फिर भी मेरी पर्सनल समझ लें कि पर्सनल फेवरेट है लॉन्गर रन के लिए। उसके बाद हम चैनल, जिसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कशन की है, मीडिया से ताल्लुक़ रखता है, तो लॉन्गर रन के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर की जा सकती है। अनाउंसमेंट के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने किसी भी शेयर को स्टडी करना है, डेली बेसिस की जो भी अनाउंसमेंट्स है उसके लिए आप कंपनी अनाउंसमेंट्स में जाते हैं और यहाँ पे मुकम्मल डिटेल वाइज आप इसको स्टडी करते हैं कि कौन सी आज न्यूज़ आई है, कौन सी मटीरियल इंफॉर्मेशन है और कौन सी जो रिजल्ट्स है अगर किसी कंपनी ने अपने दिए हैं। एक एग्जांपल के तौर पे एयरलिंक को ओपन करके देख लेते हैं। इसके PDF फॉर्म डाउनलोड ऑब्वियसली मैंने कर दी है। तो एयरलिंक ने आज जो अपनी मटीरियल इंफॉर्मेशन दी है उसमें, अच्छा, एयरलिंक कंपनी ने अपनी एक सब्सिडरी ओपन की है जो कि वेक्टर टेक्नोलॉजी के नाम से है, जिसमें इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है 200 मिलियन रुपीज़ की। और इसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इसके ज़रिए ये मैन्युफैक्चर करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और रीटेल और ई-कॉमर्स ऑप्शन और स्मार्टफोन्स जो है, लैपटॉप रिलेटेड एक्सेसरीज हैं, उनके ऊपर भी काम किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पे जितनी भी डेली बेसिस पे जो न्यूज़ है वो मटेरियल इंफॉर्मेशन में आएगी इसके हवाले से। उसके अलावा अगर कोई डिविडेंड कंपनी दे रही है तो वो न्यूज़ भी यहाँ पे होगी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो भी आपको यहीं पे डेली बेसिस पे अवेलेबल होंगे। अच्छा जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की टेक्निकल लेवल के ऊपर आज थोड़ा स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिछले मंथ से हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मार्केट नेगेटिव भी गई और अपने आप को रिकवर भी किया और एक ऐसा ग्राफ बनाया मार्केट में जो कि ये दिखाना चाह रहा है कि अगला आने वाला जो मंथ है जो आ चुका है दिसंबर, वो पॉजिटिव रहेगा। बाकी कल का किसी को पता नहीं है कि कौन सी न्यूज़ कब आ जाए और सारे का सारा ग्राफ जो है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे हमने देखना है कि अगर हम प्रॉफिट में हैं तो हमने प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है। ख़ास तौर पे जो लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस करते हैं और उसके ज़रिए स्टॉक मार्केट बेस्ड फंड्स जो हैं उसके अंदर कन्वर्जन करते हैं, तो वो डेली बेसिस पे मार्केट को बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे होते हैं, वैल्यूएट कर रहे होते हैं कि मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी और कैसे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो मैं भी हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आपने जो प्रॉफिट टेकिंग वाला मामला है वो हमेशा रखना है। प्रॉफिट टेकिंग, अगर तो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप इन्वेस्टर हैं तो प्रॉफिट टेकिंग करना
जो है वो एक चीज़ को दिखाता है कि आप ग्रीडी नहीं हैं। दूसरा, आप एक चीज़ माइंड में रखें कि आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अपॉर्चुनिटी कभी कहीं नहीं जाती, लेकिन उसके लिए आपके पास पैसे होना ज़रूरी है। तो बैक टू द पॉइंट, आज का जो मार्केट का ग्राफ रहा, माशाल्लाह से ग्राफ बहुत ज़बरदस्त बना है। समझ लें एक रॉकेट शेप ग्राफ बना है, जो कि मार्केट का दिखाता है कि आने वाला दिन जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। इसको मैं रॉकेट शेप इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखें तो एक रॉकेट की तरह है जो अपनी ऊंचाई की तरफ जाना चाह रहा है। बाकी मार्केट की दूसरी जो पॉजिटिव चीज़ है कि ये है कि मार्केट ने आज 1,68,000 का जो लेवल है उसको भी सस्टेन किया है, और मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी कंपैरेटिवली बेटर था। काफ़ी देर के बाद, समझ लें 1-1.5 महीने के बाद मार्केट दोबारा इस लेवल के ऊपर आई है। तो ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम को ज़ाहिर करता है, बहुत ही बुलिश जो सेंटिमेंट है उसको ज़ाहिर करता है कि मार्केट अपने बुलिश सेंटिमेंट के अंदर अभी भी मौजूद है। और अगर आप देखें तो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर एज सच, सिवाय पीटीआई के एक दो चीज़ों के जो कि वो कल धरने की बातें कर रहे हैं, उसके अलावा और कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है फॉर द टाइमिंग। अच्छा, वीकली लेवल पे क्योंकि आज का फर्स्ट डे था, तो उसके अंदर इतना जल्दी हम फैसला नहीं कर सकते, लेकिन पिछले वीक का ग्राफ देखें तो वो तो पॉजिटिव ही क्लोजिंग दिखा रहा है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे इस वीक के अंदर जो हमारी क्लोजिंग बनती है वो एट लीस्ट अगर एक्सपेक्ट करूँ मैं तो 174 172 की ब्रैकेट के दरमियान बननी चाहिए। अच्छा, यहाँ से फिर अब अगर हम मंथली ग्राफ को ओपन करें, जिसका मैं पहले भी आपसे जिक्र कर रहा था, तो मंथली लेवल के ऊपर मार्केट की जो ग्राफ रहा वो सेम वैसा ही ग्राफ है जो कि आज के दिन मार्केट ने डेली बेसिस पे बनाया है, ये वाला ग्राफ। अब ये जो ग्राफ है इसको आप समझ लें कि बुलिश समझ लें, एक्सट्रीम बुलिश समझ लें, दोनों अपनी जगह पे वैलिड रहेगा। अच्छा, मैं ये क्यों बुलिश इसको कह रहा हूँ कि अगर आप हमारा जो अक्टूबर का ग्राफ देखते हैं, ये वाला ग्राफ, ये अक्टूबर का ग्राफ था जो कि मार्केट के अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड दोनों को मार्केट ने टच किया, उसके बाद फिर नीचे आ गया। उसके बाद फिर मार्केट ने जो नवंबर का जो महीना रहा मार्केट का, मार्केट ने यहाँ तक अपनी डिप ली, लेकिन उसके बाद मार्केट ने दोबारा रिकवरी डाली। दिसंबर के महीने में मार्केट ओपन ही इन लेवल से ऊपर हुई है नए लेवल बनाने के लिए, और नया लेवल बनाने के लिए मार्केट के पास बहुत कम एक समझ लें स्पेस है, जिसको मार्केट एक दिन के अंदर भी अचीव कर सकती है। कल का दिन और हो सकता है कि कल या परसों के दिन मार्केट अपने न्यू हाई बना ले। अगर मार्केट ऐसा करती है तो समझ लें कि आने वाले 175 180 के जो टारगेट्स हैं वो भी अचीवेबल होंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें डेली बेसिस के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पे असर करती हैं, क्योंकि एक नेगेटिव न्यूज़ जो है वो मार्केट का मुकम्मल ग्राफ जो है वो चेंज कर सकती है। तो आपने बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है। अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं, मेरा मशवरा ये है कि इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ। ट्रेडिंग करने के लिए म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए ट्रेड करें, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और बेहतर तरीके से अपने प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, मंथली और डेली बेसिस के ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो अभी तक तो पॉजिटिव चल रही हैं। उम्मीद करते हैं कि जी कल भी मार्केट जो है वो पॉजिटिव ही परफॉर्म करेगी और क्लोजिंग देगी। बाकी अगर कल मार्केट 170 के लेवल को क्रॉस करती है तो आपने प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है, और दूसरा काम आपने ये करना है कि अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग ज़रूर करनी है। अगर 170 के ऊपर मार्केट रहती है तो हो सकता है उसके आने वाले दिन के बाद जो है वो मार्केट अपने नए हाई बनाए। लेकिन इसके साथ साथ आपने पॉलिटिकल न्यूज़ के साथ भी अपडेटेड रहना। अच्छा जी, इसके बाद अब चलते हैं म्यूचुअल फ़ंड के हवाले से कि म्यूचुअल फ़ंड ने आज कैसा जो जी म्यूचुअल फ़ंड के लिए बेहतरीन वेबसाइट मैं हमेशा बताता हूँ, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए है कि मुफाप फ़ंड परफॉर्मेंस के हवाले से एक वेबसाइट है। तो आपने गूगल पे मुफाप लिखना है, म्यूचुअल फ़ंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। समरी आप इसकी सर्च करेंगे तो आपको पहले नंबर पे ही दे देगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्रॉपर वेबसाइट ओपन होगी। अच्छा, जैसे ये वेबसाइट ओपन होती है तो लेफ़्ट साइड पे कैटेगरी और सेक्टर्स आ जाते हैं। आप सेक्टर वाइज किसी को स्टडी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। नीचे अगर आप किसी स्पेसिफिक कंपनी के म्यूचुअल फ़ंड के तमाम जो हैं उनके फंड्स हैं उनको स्टडी करना चाहें तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, वो फ़ंड ओपन हो जाएंगे। हम आज जो हमेशा की तरह करते हैं
कि शरिया कंप्लाइंट जो इक्विटी फंड्स हैं उनको स्टडी करेंगे और उसके बाद मनी मार्केट पे एक नज़र दोहराएंगे। तो शरिया कंप्लाइंट इक्विटी फ़ंड का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट बेस वो फ़ंड जो जिन्होंने इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट के मुताबिक इन्वेस्टमेंट होती है वहाँ पे, और वो है KMI 30 और KMI, और जिसमें भी पाकिस्तान के अंदर शरिया कंप्लाइंट इस्लामिक स्टॉक फंड है वो उन्हीं के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस करते हैं जी। तो शरिया कंप्लाइंट इक्विटी एब्सोल्यूट रिटर्न पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तमाम पाकिस्तान के तमाम म्यूचुअल फंड्स के तमाम फंड्स जो है इस्लामिक वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आज के दिन मार्केट जैसे कि अच्छी परफॉर्म करती रही, तो उसके हवाले से अब रिटर्न देखें तो ABL के जो रिटर्न रहे 1 डे के एब्सोल्यूट रिटर्न है वो 1.13% रहे। AKD इस्लामिक स्टॉक फंड रहा 1.16%। चलिए अल अमीन का जो एनर्जी फंड था वो बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर गया है, 1.7% के रिटर्न दिए हैं इसने। ऑब्वियसली एनर्जी सेक्टर बेस्ड फंड होता है तो बहुत बेहतर ही परफॉर्म करता है। अल अमीन का जो नॉर्मल फंड है जी उसने 1.07% का रिटर्न दिया है। इसी तरह अल हबीब भी 1%। अल मीज़ान म्यूचुअल फंड जो है AMMF इसने भी 1.17% का रिटर्न दिया है, बुरा नहीं है। अल्फला का GP फंड भी 1.18% है। अलहमरा इस्लामिक स्टॉक फंड जो है 0.7 है। अलहमरा अपॉर्चुनिटी 1.12 है। इसके बाद एटलस स्टॉक फंड जो है 0.9 है और AWT जो है वो 1.109 है। चलिए इसी तरह फैसल इस्लामिक स्टॉक फंड जो है 1.08 है। फैसल इस्लामिक स्टॉक फंड जो है 1.04 है। HBL इस्लामिक इक्विटी फंड जो है नॉट अवेलेबल, अभी उसका डाटा अपडेट नहीं हुआ। और HBL का दूसरा फंड है जो इस्लामिक स्टॉक फंड है 1.69%, इसने अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा जी, JS के फंड ने 1.17, लकी इस्लामिक फंड जो है 1.06 है। मीज़ान एनर्जी फंड ने आज काफ़ी दिनों के बाद समझ लें अपना गुस्सा ही निकाला है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 1.732% का रिटर्न दिया है। काफ़ी दिनों से ये अंडर प्रेशर था, बल्कि तमाम ही जो एनर्जी सेक्टर के फंड्स हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे क्योंकि एनर्जी सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। मीज़ान इस्लामिक फ़ंड जो है 1.179% पॉजिटिव रहा। NBP इस्लामिक एनर्जी फ़ंड 1.57% पॉजिटिव रहा। इसी तरह NBP इस्लामिक स्टॉक फंड जो है 0.97, NIT का 1.14% और पाक कतर इस्लामिक स्टॉक फंड 0.97% रहा। अच्छा, अभी इसमें अगर हम देखें कि पहले नंबर पे किसने परफॉर्म किया एनर्जी सेक्टर में, तो मीज़ान का एनर्जी फंड जो है 1.69% रहा और इसमें जो अल अमीन का इस्लामिक एनर्जी फंड है 1.74% रहा। इसका मतलब आज का टॉप परफॉर्मर रहा वो अल अमीन का इस्लामिक एनर्जी फंड है। दूसरे नंबर पे 1.69% के हवाले से HBL का आ जाता है और बल्कि नहीं, दूसरे नंबर पे मीज़ान का एनर्जी फंड है जो कि 1.73% है और तीसरे नंबर पे HBL का इस्लामिक स्टॉक फंड जो है उसने परफॉर्म किया है। अच्छा, एनर्जी सेक्टर की आज परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं गाइड कर दूँ आपको। जो एनर्जी सेक्टर है उसके परफॉर्म से हम क्या रिज़ल्ट निकालते हैं कि अगर तो एनर्जी सेक्टर ने परफॉर्म किया है इसका मतलब ऑयल मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं, ऑयल रेलेवेंट कंपनी जो है वो आज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रही हैं, जो कि बुलिश मोमेंटम दिखाता है। तो कल के लिए एक और कंफर्मेशन हो सकती है, हो सकता है कि मार्केट कल अच्छा परफॉर्म करे और आज से बेहतर परफॉर्म कर सकती है। अच्छा जी, अब चलते हैं कि हम अपने दूसरे सेक्टर की तरफ, मनी मार्केट की तरफ। मनी मार्केट या इनकम मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस करने का ऐसा कि आपको कोई फ़ायदा नहीं होता वो सिर्फ आपने प्लेसमेंट के लिए रखे होते हैं, सिक्योरिटी के लिए कि आपने उसमें प्लेसमेंट की है तो आपको मंथली कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो समझ लें कि अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है तो आपको महाना 700 से 800 रुपये आएगा। लेकिन वही अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर कन्वर्ट करके स्टॉक मार्केट फंड के अंदर कन्वर्ट करते रहे रैपिडली, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो वहाँ से आप महाना अपना अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है
तो 4 से 5 हज़ार रुपये आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं पर मंथ के हवाले से। ऑब्वियसली हाई रिस्क है तो आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो आपको रिस्क को लेना पड़ता है। अच्छा, बाकी आज की देखें रेशो देखें तो जो हमारे फंड्स हैं वो 10% की ब्रैकेट के अंदर ही हैं। उनके रिटर्न अगर हम देखें ए टिल डेट में ही आप देखा करें तो एच डी एल ए डी एल भी 10% है, ए के डी 8.2% है, अल अमीन के जो कैश फंड है वो एक 10% है, एक 9.84% है, अल्फला के भी 9.8% है। अभी अगर आप ये जितनी भी फंड्स हैं इनको देखें तो ये 8.5 से लेकर 10% की ब्रैकेट के दरमियान ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आपने बेहतर रिटर्न बनाने हैं तो किसी भी कंपनी के जो समझ लें कि मनी मार्केट के फंड है उसके अंदर प्लेसमेंट करें, और साल की अगर 2-4 अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको बेहतर मिल जाती है तो आप अपने अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, जो कि ज़रूरी है। ऑब्वियसली आपने अगर अपने अच्छे रिटर्न बनाने हैं तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप स्टॉक मार्केट बेस्ड जो फंड्स हैं उसके अंदर कन्वर्जन ज़रूर करें। चलिए अब अगला जो हमारा सेगमेंट है वो है जी क्रिप्टो मार्केट के हवाले से। तो क्रिप्टो के ऊपर एक थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं और फिर अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। अच्छा जी, क्रिप्टो मार्केट जो है वो काफ़ी प्रेशर में है। मार्केट पहले ही दिन जो दिसंबर का पहला दिन है उसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ गई है। मार्केट में जो अपना हाई बना रही थी 92 के लेवल पे जा रही थी, वहाँ से गिरते हुए एक ही दिन के अंदर 7.26% नेगेटिव है, और अभी जो चल रही है बिटकॉइन की प्राइस वो 84,800 अबव पे ट्रेड कर रहा है, और 7 डे का जो चेंज है वो 3.87% नेगेटिव है। ईथर को देखा जाए तो ऑब्वियसली वो भी 9.55% नेगेटिव है, $2,744 पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा जी, चौथे नंबर पे जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं वो है जी XRP, वो है 1.99 पे ट्रेड कर रहा है और नेगेटिव है 9% के हवाले से। और उसके बाद भी आ जाता है BNB, वो भी तकरीबन 9% नेगेटिव है, और सोलाना भी 9 to 10% नेगेटिव है। ट्रोन में नेगेटिविटी कम आई है जो कि 2.1% है। डोज कॉइन 11% नेगेटिव है, और इसी तरह कार्डानो जो है ADA वो भी 11% नेगेटिव है। तो ये इसकी पूरा प्रेशर आप देख सकते हैं मार्केट के ऊपर, और ख़ास तौर पे जब बिटकॉइन नेगेटिव होता है तो पूरी की पूरी मार्केट जो है वो भी उसका इफेक्ट ले जाती है। मार्केट की कैपिटलाइजेशन अगर आप देखें तो पहले नंबर पे 1.7 ट्रिलियन के साथ बिटकॉइन जो है वो लीड कर रहा है। दूसरे नंबर पे जो आती है कंपनी वो ईथर है, और उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, $332 बिलियन। और जो चौथे नंबर पे आती है ऑब्वियसली वो उससे भी कम है, $120 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी है कि क्रिप्टो करेंसी है तो जब भी आप उस पर इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, ऑब्वियसली अगर आप किसी भी पोर्टल से करें तो आपको एक ऊपर नोटिफिकेशन आता है, आर यू रेडी टू लूज ऑल योर मनी। इसका मतलब ये है कि आपकी जो क्रिप्टो के अंदर आप इन्वेस्टमेंट प्लेस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। तो आप इसको भी वैसे ही देखें कि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, जो छोटे कॉइन्स हैं उनके अंदर प्लेसमेंट करें। बिटकॉइन जो है उसको मंथ फॉर मंथ बेसिस पे अगर देखा जाए तो पिछला मंथ भी काफ़ी प्रेशर में रहा, और आज लोग कुछ रिकवरी भी मार्केट में डाली। पिछले मंथ के अंदर जो बिटकॉइन है उसने अपना जो लो बनाया वो 80K के राउंड अबाउट बनाया, उसको रिकवर करते करते मार्केट 92 पे आई, लेकिन फिर पहले दिन में ही तकरीबन 4-5 हज़ार पॉइंट्स मार्केट में गिरा दिए। ये थोड़ा सा प्रेशर मार्केट पे दिखाता है। हो सकता है शुरू का जो 1 से 2 हफ्ता है वो मार्केट में आप बिटकॉइन को जो देखें वो 80 और 90K की ब्रैकेट के दरमियान देखें, और मे बी 75 का लेवल जो है वो भी देखने में आ सकता है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत सिक्योर तरीके से प्लेस करें। ट्रेडिंग जो लोग जानते हैं ये करते हैं, और जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए ये परेशान होने वाली कोई भी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए प्लेसमेंट करता है, वो शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक XRP के हवाले से एक बात कर दूँ मैं। XRP एक लॉन्ग रन का समझ लें कॉइन है। जब तक इसमें नेगेटिव न्यूज़ रही इसने अपने लेवल को बरकरार रखा 0.5 पे,
तो वहाँ पे कई लोगों ने बाइंग भी की, सेलिंग भी की, सारा कुछ चलता रहा। लेकिन उसके बाद जब ये अपना 3.4 के पास भी गया, 3.65 पे भी गया, लेकिन लॉन्गर रन के अंदर मेरी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो इससे काफ़ी हाई हैं। 50 to 100 तक ये टच कर सकता है, जो कि पॉसिबल है, जो इसके लिए मुमकिन है। और एक मज़े की चीज़ जो मुझे लगती है पर्सनल लेवल पे, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो जब XRP 100 को टच करेगा, इफ़ अगर करेगा, तो ज़्यादातर लोग जो है XRP से निकल चुके होंगे। क्योंकि जिन लोगों ने 0.5 या 2 या 3 या 10 पे बाइंग की होगी, ऑब्वियसली उनके लिए 10 टाइम्स 100 टाइम्स का रिटर्न है। और जब किसी चीज़ की प्राइस 100 टाइम्स ऊपर आ जाती है, तो वो किसी भी इंसान को बहुत अमीर बना देती है। अब उस सिनेरियो के अंदर काफ़ी लोग निकल जाएंगे। अब ये एकदम से भी आ सकता है 100 का लेवल, या फिर ये 50 पे जाए, 50 पे दोबारा 5 पे आए, और फिर दोबारा 60 पे जाए, फिर 8 पे आए, और फिर 100 पे जाए, और 100 पे जाने के बाद दोबारा 60 पे आए, और फिर 1000 का लेवल दोबारा से, या मतलब दोबारा तो नहीं कह रहा, फर्स्ट टाइम 1000 का जो लेवल है वो अचीव करें। तो ये पेशेंस की गेम होगी आने वाले टाइम में। लेकिन जिन लोगों ने थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर प्लेस की होगी, उनके नर्व स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उनको ये टेंशन नहीं होगी कि हमारी इन्वेस्टमेंट डूब गई है। हमेशा उस शख्स को टेंशन होती है जिसने अपनी तमाम की तमाम जो आमदनी है, पैसा है, वो एक ही जगह पे प्लेस कर दिया है। तो आज के लिए भी बस इतना ही। मार्केट के हवाले से जो भी अपडेट्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।